लिखो, देखो हीट कैपेसिटी की बात करें कि कल हीट कैपेसिटी क्या होता है। आज बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी की बात, और उसके बाद उसमें दो, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हेडिंग डालेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं और मोलर को क्या लिखेंगे, सीएम। सीएम का मतलब होगा मोलर हीट कैपेसिटी, सफिक्स में क्या रहेगा, एम रहेगा। ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है, देखो हीट कैपेसिटी क्या था, एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना था। तो हीट मोलर में क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना होगा। मतलब द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना हो तो जितनी भी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर है, देखो क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम सीवी से लिखते हैं। तो सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन, सॉरी सीएम, सीएम से लिखते हैं, क्या होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू क्या है, जितना अमाउंट हीट का रिक्वायर्ड है। अब ये दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लिखते हैं सी पी कॉमा एम। और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी कॉमा एम। मतलब अगर हमें 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से रेज करना हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लिखो जरा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, राइट डाउन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius at constant pressure, by 1 degree Celsius of 1 mole of substance, by 1 degree Celsius of 1 mole of substance, by 1 mole of substance of at constant pressure, at constant pressure is known as molar heat capacity at constant pressure, is known as molar heat capacity at constant pressure and at constant volume, and at constant volume known as molar heat capacity at constant volume। ठीक है, एक को हम सीपी से लिखते हैं, एक को हम सीवी से लिखते हैं। क्लियर, देखो अब इसमें बात करेंगे दोनों की अलग अलग, कब हम सीपी का यूज करते हैं और कब हम सीवी का यूज करते हैं। देखो जरा, सीपी इज इक्वल टू होता है, सीपी जब हम सीपी का यूज करते हैं, मतलब सीपी का यूज कब करते हैं, जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं। और सीवी का यूज कब करते हैं, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। मतलब सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। मतलब जब हम सीपी लगाएंगे तो जो हम हीट लेते हैं वो एंथैल्पी लेते हैं, और जब हम सीवी लगाएंगे तो जो हम हीट लेते हैं वो इंटरनल एनर्जी लेते हैं। याद रखना, जब हम सीपी यूज करते हैं तो जो हीट होती है वो हम क्या लेते हैं, एंथैल्पी लेते हैं, और जब सीवी यूज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी लेते हैं। क्लियर, तो हम यहां पर डेल्टा एच को किसके बराबर लिख सकते हैं, क्यू पी के बराबर, और डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी के बराबर लिख सकते हैं। याद रखना, मतलब
एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो एंथैल्पी होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। क्लियर है? अब देखो सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है, आपको पता है, मेयर फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें फिजिक्स में, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है। अच्छा, एक पॉइजन रेशियो बोलते हैं गामा को, ये इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी के। क्लियर है? गामा अभी गामा की वैल्यू बताऊंगा कि मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए या पॉलीटॉमिक गैस के लिए क्या होती है। गामा की वैल्यू कितनी होती है, सीपी अपॉन सीवी। सीवी कितना होता है, सीवी इज इक्वल टू होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन। और सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन। तो ये सीपी सीवी में रिलेशन है, और ये आपका सीपी, और ये कंप्लीट पूरा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। अगर हमारी गैस मोनोएटॉमिक है तो गामा की वैल्यू क्या होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 4/3। गामा की वैल्यू डाइएटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, 7/5। और गामा की वैल्यू पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, तो गामा की वैल्यू जो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होती है वो होती है तुम्हारी 4/3। ये 5/3 होता है ऊपर वाला, सॉरी 4/3 होती है। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहां से याद रखना, तो आप यहां से सीवी निकाल सकते, देखो यहां से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, सीवी निकाल सकते हो गामा की वैल्यू रख करके। ठीक है ना? और सीपी भी आराम से निकाल सकते हो, गामा आर इंटू गामा पाई माइनस, याद रखें। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, 5/3। डायटोमिक के लिए होती है 7/5, और पॉलीटॉमिक के लिए होती है 4/3। ठीक है, Cp इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी होता है, Cv इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी होता है। Cv कब यूज करते हैं, जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, मतलब जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करते हैं तो जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वो जो हीट होती है वो एंथैल्पी होती है। क्लियर है? नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाक से आगे करते हैं क्वेश्चंस। A thermodynamic system consists of a cylinder piston. A thermodynamic system consists of a cylinder piston arrangement, cylindrical piston arrangement with ideal gas in it. उसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। with ideal gas in it goes from initial state to final state, as shown in the figure. The work done by the gas during process, the work done by the gas during process. आपकी गैस यहां से यहां तक जाती है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो आपसे कह रहे हैं कि वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस का। ऑप्शन था, जे का क्वेश्चन था ये, ऑप्शन है 2 कैलोरी, 5 कैलोरी, 3.2 कैलोरी, 0। अब बात करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो इंटरनल एनर्जी को सबसे पहली बात
हम डेल्टा सॉरी यू से भी लिखते हैं या ई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ई से लिखा हो या यू से लिखा हो, इसका मतलब समझाना क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। देखो कोई भी सिस्टम हो या कोई बॉडी हो, बहुत सारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन हम इंटरनल एनर्जी किस एनर्जी को बोलेंगे, जो एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है वही इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर गिवन हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या उसमें केवल एक ही टेम्परेचर दिया हो, तो चुपचाप आंख बंद करके उसका डेल्टा यू जीरो रख देना। हमेशा याद रखना कि आइसोथर्मल की कंडीशन में, कहने का मतलब कि आइसोथर्मल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी। अब देखो मान लिया एक सिस्टम है हमारे पास, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। हमने उसको टेम्परेचर घटाया बढ़ाया कुछ भी किया, प्रोसेस किया, अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, डेल्टा यू, टेम्परेचर कितना हो गया, T2। तो जो डेल्टा यू है वो डायरेक्टली किसके होगा, डेल्टा टी के होगा, और डेल्टा यू डायरेक्टली किसके होगा, उसके मास के होगा। क्लियर। तो यहां से डेल्टा यू का फॉर्मूला आ जाएगा ms डेल्टा टी। किसके क्या आ जाएगा, ms डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ये हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर लिक्विड एंड गैस के लिए। लिक्विड और गैस के लिए हम अप्लाई करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। लेकिन अगर सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड, लेकिन अगर गैस है तो क्या अप्लाई करेंगे, NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ये अप्लाई करेंगे हम फॉर गैसियस सिस्टम के लिए, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो डेल्टा यू होगा ऑलवेज क्या होगा, जीरो। मतलब आइसोथर्मल पर जो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, हमेशा याद रखना। क्लियर है ना। यहां पे जो सीवी है, सीवी पता है क्या है, मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होती है, ठीक है ना। नोट करो जरा जल्दी से। प्रोसेस के लिए याद रखना, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। लिख लो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑलवेज जीरो। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑलवेज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, याद रखना हमेशा। अब देखो हेडिंग डालेंगे, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एक चीज समझो जरा, कभी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्वेश्चन में बाकायदा बोलेगा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, बाकायदा लिख के देगा कि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। सुनो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है अगर हमें मान लिया किसी क्वेश्चन में P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है, V2 नहीं पता, तो हम कैसे V2 निकालेंगे उससे। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखो, 3 P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। पहला देखो, ये जो लगता है, ये जो 3 फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो होते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, एक होता है V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, एक होता है P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये कब लगते हैं, ये सिंपल अपने आइसोथर्मल में लगते हैं, एडियाबेटिक में नहीं लगते।
हाँ, एडियाबेटिक में कब लगते हैं? जब वो इरिवर्सिबल होता है। मैं आपको इरिवर्सिबल भी समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कभी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी इरिवर्स एडियाबेटिक लिख के दे देगा लेकिन इरिवर्सिबल नहीं लिखेगा। तो आपको मैं एक लाइन बताऊंगा, अगर वो लाइन क्वेश्चन में लिखी होगी तो हमेशा इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल तो लिख के देता है कि रिवर्सिबल है, लेकिन इरिवर्सिबल कभी लिख के नहीं देता है। तो ये जो मैं 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ये जो 3 रिलेशन लिखा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए ही होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। अगला होगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि अगर हमें T1 V1 पता है, T2 पता है, V2 नहीं पता, तो ऐसे निकालेंगे। और इसका लास्ट है T1 PT सॉरी PT की पावर P इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P1 T1 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, पीओटी में रिलेशन होता है। तो इस तीनों को याद रखना, लिख के याद कर लेना कि, और हाँ, यहां पर जो गामा होता है वो गैस के एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है कि गैस अगर हमारी मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है। मोनोटॉमिक है गैस तो 5/3 रखेंगे, डायटॉमिक है तो 7/5 रखेंगे, और पॉलीटॉमिक है तो 4/3 रखेंगे। क्लियर? अब बात यह है कि हम इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं। देखो इसका वर्क डन तो देखो यहां से कैसे निकलता है। देखो फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी पढ़ाऊंगा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। du इज इक्वल टू होता है dq प्लस dw, ये होता है FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद तुरंत पढ़ाने वाला हूं वही मैं, ठीक है ना। आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में dq की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हीट कितनी होती है? हीट रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो यहां से क्या आएगा? du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dw आ जाएगा। कितना? du इज इक्वल टू dw। तो ये du है तो इसको हम डेल्टा u इज इक्वल टू w लिख सकते हैं। आपको पता है डेल्टा u इज इक्वल टू क्या होता है? ncv डेल्टा t, मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू w। ठीक है, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया? ncv t2 माइनस t1। आई भाई समझ में? अब देखो एक काम करो, cv की वैल्यू क्या होती है? r अपॉन गामा माइनस 1। अब एक काम करो, इस NT2 को अंदर ले जाओ, इस R को भी अंदर ले जाओ, NRT2 को अंदर ले जाओ, NRT2 माइनस NRT1। आप सबको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। तो जहां पर NRT लगा है वहां पर NRT1 लिखा है, वहां P1V1 लिख दो, और जहां NRT2 है वहां P2V2 लिख दो। तो W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला किसमें लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन में। हमको इससे मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है ना। क्या लगेगा? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर टेम्परेचर दिया हो, ये PV ना दिया हो, तो फिर क्या लगाना? W इज इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1, और CV डायरेक्ट रखा हो तो मत लिखना R अपॉन गामा माइनस 1, T2 माइनस T1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट आपका आंसर वर्क डन आ जाएगा। किसमें? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? कल मैंने आइसोथर्मल की बात कराई थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है वो बताया था, आज बताया है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। क्लियर है? नोट डाउन करो, इसके आगे बताते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट डाउन। A gas expand adiabatically. A gas expand adiabatically at constant pressure such as T directly proportional to V की power minus half, then the value of gamma, gamma की वैल्यू पूछा है क्या होगी। कोई बात नहीं, इसको जरा इसके फॉर्म में ले आओ, टीवी की पावर गामा माइनस 1 के इक्वल टू कांस्टेंट, और कंपेयर करा लो।
तो ये तो उस साइड है, तो काम करो, ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू के इंटू वी की पावर माइनस हाफ। इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, टी वी की पावर हाफ इज इक्वल टू के। तो गामा माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो गामा माइनस वन इज इक्वल टू हाफ हो गया, तो गामा कितना हो गया, बस यहां से 3/2 आ गया आंसर। क्लियर, बस नोट करो।